Good morning students, I'm Dr. पूजा सक्सेना, जियोग्राफी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हमारे पेपर फिजिकल जियोग्राफी भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम ओशनोग्राफी महासागरीय विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने अपने पिछले लेक्चर में महासागरीय जल में तापक्रम के वितरण को देखा। आज हम महासागरीय जल में लवणता के वितरण का अध्ययन करेंगे। सैलिनिटी ऑफ द ओशंस। महासागरीय जल की सैलिनिटी यानी लवणता अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जो न सिर्फ सागरीय जीवों और वनस्पतियों को प्रभावित करती है, अपितु महासागरों की भौतिक विशेषताएं, उसका तापक्रम, दबाव, घनत्व, धाराएं, सभी कारक लवणता से प्रभावित होते हैं। किसी भी सागर का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट लवणता पर आधारित होता है। जो अधिक लवण युक्त सागर होते हैं वो देर से जमते हैं। वाष्पीकरण की मात्रा भी सागरीय लवणता से नियंत्रित होती है। यदि लवण अधिक हैं तो वाष्पीकरण न्यून होता है। सागरीय लवणता के फलस्वरूप सागरीय जल का घनत्व भी बढ़ जाता है। तो तात्पर्य ये है कि सागर की लहरें, धाराएं, फिशेस, सागरीय जीव, प्लैंक्टन्स आदि का निर्धारण लवणता के द्वारा होता है। सागरीय लवणता क्या है? अगर शाब्दिक रूप में बात करें तो द टोटल क्वांटिटी ऑफ डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स इन वाटर इज सैलिनिटी, यानी जल में घुले हुए जैविक ठोस की जो मात्रा है वो लवणता है। दूसरे शब्दों में हम देखें तो सागरीय जल के भार और उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। यानी 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए कुल ठोस पदार्थों की मात्रा लवणता कहलाती है, जिसे पार्ट्स पर थाउजेंड में व्यक्त किया जाता है। जैसे 20 पार्ट्स पर थाउजेंड का मतलब है कि 1000 ग्राम सागरीय जल में 20 ग्राम लवण की मात्रा है। ये प्रतिशत नहीं है, ये पार्ट पर थाउजेंड है, यानी 1000 ग्राम सागरीय जल में 20 ग्राम लवणों की मात्रा उपस्थित है। सागरीय जल एक सक्रिय घोलक होता है, एक एक्टिव सॉल्वेंट है, जिस कारण उसमें सभी तरह के खनिज घुली हुई अवस्था में मिले होते हैं। लेकिन क्योंकि लवण प्रतिवर्ष सागर में पहुंचते हैं, अतः उसकी कुल मात्रा में निरंतर वृद्धि होती रहती है। अब ऐसे विभिन्न मत प्रस्तुत किए गए जो ये व्यक्त करते हैं कि सागर में स्थित कुल लवण की मात्रा, जैसे जॉली के अनुसार ये 50 अरब टन है, मुरे के अनुसार 5 अरब टन है, क्लार्क के अनुसार 2.7 अरब टन है। जॉली के अनुसार इफ द ओशंस वाटर इवेपोरेटेड completely, leaving its salt behind, the dried residue could cover the entire planet with an even layer 45 meters, about 146 feet thick, कि यदि महासागरों का संपूर्ण जल वाष्पीकृत हो जाए और लवण पीछे छूट जाए तो हमारे पूरे प्लैनेट के ऊपर एक 45 मीटर या 146 फीट मोटी एक समपरत तैयार होगी। So the most of the dissolved solids is in seawater are salts that have been separated into ions, यानी बहुत से जो घुले हुए लवण हैं वो आयंस के रूप में रूपांतरित हैं, और सोडियम एंड क्लोराइड आर द मोस्ट एबंडेंट ऑफ दीज। सोडियम और क्लोराइड इसमें बहुतायत से मिलते हैं। चैलेंजर अन्वेषण के समय डेचमर ने ओशंस में 47 तरह के लवणों का पता लगाया था, जिनमें 7 तरह के लवण अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। अब विभिन्न सागरों में लवणों की कुल मात्रा में अंतर हो सकता है, लेकिन अगर हम एक औसत आकलन करें तो वो ये कहता है कि विभिन्न सागरों में जो सैलिनिटी है वो 3.3% टू 3.7% बाय वेट मिलती है, वेरी करती है उसकी जो मात्रा है। हम एक सामान्य आकलन देखें तो जैसे क्लोराइड 19.35 जो ग्राम है इन 1 kg जो ओशन वाटर है उसमें इतने ग्राम्स हैं, और जो परसेंट है वो है 55.07%। देन सोडियम 10.76 एंड 30.6%।
sulfate 2.7 and 7.72%, magnesium 1.29 and 3.68%, calcium 0.41 and 1.17%, potassium 0.39 and 1.1%. यानी टोटल 99.36% जो हम मेजर सॉल्ट्स की बात करें तो। अब देखिए, सागरीय लवणता का जो मूल स्रोत है वो तो पृथ्वी ही है। जब पृथ्वी का ओरिजिन हुआ तो उसकी जो प्रथम ठोस क्रस्ट थी उसमें लवण की अत्यधिक मात्रा थी। फिर क्रस्ट के विघटन और वियोजन के कारण अपरदन के कारकों द्वारा ये लवण सागर में पहुंचाए जाने लगे, जिससे सागर में लवणीय मात्रा बढ़ने लगी। नदियां सागर तक लवण पहुंचाने में सर्वप्रमुख कारक थीं। इसके अलावा वायु द्वारा भी लवणों का स्थल से सागर की ओर स्थानांतरण होता रहा। तो यदि सागरीय लवण और नदियों के लवण के संगठन पर अगर हम देखें तो दोनों में अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। यदि नदियों द्वारा लाए गए लवण में कैल्शियम की मात्रा 60% होती है तो सागरीय जल में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत 75 होता। नदियों के लवण में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत केवल 2 ही होता है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि नदियाँ सागरीय लवणता की प्रमुख स्रोत हों, ऐसा नहीं है। नदियों द्वारा लाए गए कैल्शियम की अधिकांश मात्रा का उपयोग सागरीय जीव और वनस्पति भी कर लेते हैं। तो वास्तव में नदियों द्वारा लाया गया लवण सागर में मिलने पर रूपांतरित हो जाता है। इसके अलावा जो मर्ज्ड वोल्केनोज होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, उनसे निस्सृत जो राख है उससे भी कुछ लवण प्राप्त होते हैं। तो हम उन फैक्टर्स को देखते हैं जो सागरीय जल में लवणता को नियंत्रित करते हैं। एक महासागर से दूसरे महासागर में लवणों की मात्रा में पर्याप्त अंतर है। इवन एक ही महासागर के विभिन्न भागों में भी लवणों की मात्रा में अंतर पाया जाता है। हम उन कंट्रोलिंग फैक्टर्स को देखते हैं जो महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे पहले हम लें वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। देखिए, वाष्पीकरण और लवणता उसका सीधा संबंध है। जितना अधिक वाष्पीकरण होगा लवणता उतनी ही बढ़ती जाएगी। वाष्पीकरण के साथ पवन में आर्द्रता की न्यूनता भी अनिवार्य है। तो वो क्षेत्र जहाँ तापक्रम ऊंचे हैं वहाँ वाष्पीकरण अधिक होगा, लवणता अधिक होगी। लेकिन साथ ही वहाँ शुष्क दशाएं भी होनी चाहिए। जैसे भूमध्य रेखीय भाग हैं, वहाँ ऊंचा तापक्रम है, लेकिन अत्यधिक आर्द्रता के कारण वाष्पीकरण उतना नहीं होता और लवणता उतनी नहीं हो पाती जितनी कि अयनवर्तीय भागों में कर्क और मकर रेखाओं के पास होती है। जैसे अटलांटिक ओशन में जो वार्षिक वाष्पीकरण की दर है वो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 94 सेंटीमीटर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 149 सेंटीमीटर और 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 105 सेंटीमीटर होती है। उसका नतीजा ये निकलता है कि जो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वहाँ पर सागरीय जल में लवणता 37 पार्ट्स पर 1000 और 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लवणता 34.68 पार्ट्स पर 1000 मिलती है। ठीक है, इसी तरह से हम लें प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण। तो स्वच्छ जल की ज़्यादा मात्रा लवणता को कम करती है। तो जिन भागों में अत्यधिक जल वर्षा होती है वहाँ पर लवणता कम हो जाती है। जैसे जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं वहाँ उच्च तापक्रम होते हुए भी अच्छी वर्षा के कारण लवणता कम पाई जाती है। जबकि जो अयनवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर न्यून वर्षा के कारण लवणता अधिक पाई जाती है। इसी तरह जो ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ अत्यधिक हिम वर्षा के कारण जो निर्मित हिमानी हैं वो सागरों में हिम पहुंचाते रहते हैं, जो कि शीतोष्ण प्रदेशों में पहुंचने पर पिघलकर सागर की लवणता को कम कर देते हैं। परिणाम स्वरूप ध्रुवों के चतुर्दिक भी कम लवणता की मेखला पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लें विंड्स, वायु दिशाओं का कारक, वायु दाब और वायु दिशाएं। देखिए, प्रति चक्रवातीय दशा, स्थिर पवन उच्च तापक्रम के साथ लवणता में वृद्धि करती है और जो अयनवर्ती भाग यानी कर्क और मकर रेखाओं के पास वहाँ उपयुक्त दशाएं मिलती हैं।
परिणाम स्वरूप वहाँ उच्च लवणता पाई जाती है। हवाएं लवणता के पुनर्वितरण में भी सहायता करती हैं। ये अपने साथ खारे पानी को दूसरे स्थान पर पहुंचा देती हैं, जिसके कारण वहाँ की लवणता बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ से जल हटाया जाता है वहाँ पर उसके स्थान की पूर्ति के लिए नीचे से जल ऊपर आता है। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में लवणता घट जाती है। जैसे हम ट्रेड विंड्स, व्यापारिक हवाओं की बात करें, जो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों से खारे जल को बहाकर महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर लाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर लवणता की मात्रा कम हो जाती है। इसी कारण मैक्सिको की खाड़ी में लवणता 30 टू 37 पार्ट्स पर थाउजेंड पाई जाती है, जबकि जो कैलिफोर्निया कोस्ट है वहाँ पर लवणता कम पाई जाती है। अब जो पछुआ हवाएं हैं वो महाद्वीपों के पूर्वी तट पर लवणता को कम कर देती हैं और पश्चिमी तटों पर बढ़ा देती हैं। तो कभी कभी इन हवाओं के कारण लवणता घट भी जाती है, क्योंकि इन हवाओं के कारण कम खारे और ज़्यादा खारे जल में मिश्रण भी हो जाता है। इसी तरह हम सागरीय धाराओं की बात करें, सागरीय धाराओं का मूल कार्य जो है वो सागरीय जल में मिश्रण करना है। तो इसका प्रभाव लवणता के वितरण पर भी पड़ता है। जो सागरीय धाराएं हैं वो लवणता को बढ़ाने या घटाने का काम करती हैं। जैसे भूमध्य रेखीय जो गर्म धाराएं हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों से लवण को पूर्वी तटीय भागों में पहुंचाकर वहाँ की लवणता बढ़ा देती हैं। अब जैसे जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसमें इसी कारण से उच्च लवणता पाई जाती है, क्योंकि जो गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा है वो यूरोप के उत्तर पश्चिम तट पर लवणता को बढ़ा देती है। लेब्राडोर की ठंडी धारा के कारण जो नॉर्थ अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट हैं उन भागों में लवणता घट जाती है। बंद सागरों में इन धाराओं का प्रभाव क्योंकि नेग्लेजिबल है, लेकिन वो सीमांत सागर जिनके इनलेट्स चौड़े होते हैं वो धाराओं से प्रभावित हो जाते हैं। नॉर्वे और जो नॉर्दर्न सी है उसमें गल्फ स्ट्रीम के कारण अपेक्षाकृत ज़्यादा लवणता पाई जाती है। इसी तरह से कुछ अन्य कारक भी होते हैं, जैसे फ्रेश वाटर फ्लोज फ्रॉम रिवर्स एंड फ्रीजिंग ऑफ आइस। ठीक है, ताज़े जल का सम्मिश्रण होता चला जाना वो भी सागरीय जल की लवणता को कम करता है। यद्यपि नदियाँ सागर में अपने साथ लवण लाती हैं, लेकिन उनके साथ फ्रेश वाटर की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि उनके मुहानों के पास लवणता में कमी आ जाती है। जैसे कि गंगा, कॉन्गो, नाइजर, अमेज़न, सेंट लॉरेंस जैसी जो नदियाँ हैं उनके मुहाने वाले भागों में सैलिनिटी कम होती है। जो क्लोज सी होते हैं, बंद सागर, उनमें भी ये प्रभाव ज़्यादा स्पष्टता के साथ परिलक्षित होता है। इसी तरह जो ब्लैक सी है उसमें डेन्यूब, नीपर, नीस्टर जैसी नदियों के गिरने से लवणता मात्र 18 पार्ट्स पर थाउजेंड पाई जाती है। तो जहाँ पर वाष्पीकरण की मात्रा स्वच्छ जल की पूर्ति से ज़्यादा है वहाँ पर लवणता बढ़ती जाती है। जैसे कि जो रूम सागर है वहाँ पर लवणता 40 पार्ट्स पर थाउजेंड पाई जाती है। तो ये कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं जो सागरीय जल में लवणता की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। वाष्पीकरण, वर्षण, हवाओं का प्रवाह, महासागरीय धाराएं और नदियों द्वारा लाया गया जल। यदि हम विश्व स्तर पर देखें तो हम लवणीय क्षेत्रों को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तो सामान्य से ज़्यादा लवणता वाले क्षेत्र जहाँ 37 पार्ट्स पर थाउजेंड से 41 पार्ट्स पर थाउजेंड लवणता मिलती है, जैसे कि रेड सी, जैसे फारस की खाड़ी और रूम सागर का क्षेत्र। ठीक है, रेड सी में 37 टू 41 पार्ट्स पर थाउजेंड, फारस की खाड़ी में 37 टू 38 पार्ट्स पर थाउजेंड, रूम सागर में 37 टू 39 पार्ट्स पर थाउजेंड लवणता मिलती है। अब सामान्य लवणता वाले क्षेत्र देखें, जैसे कैरिबियन सी, बास जलडमरू मध्य, कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर मध्यम प्रकार की लवणता मिलती है। जैसे कैरिबियन सी में 35.36 पार्ट्स पर थाउजेंड, कैलिफोर्निया की खाड़ी में 35.5 पार्ट्स पर थाउजेंड। इसके बाद में सामान्य से कम लवणता वाले क्षेत्र जैसे आर्कटिक सी, जैसे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया सागर, बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर,
जापान सागर, चीन सागर, अंडमान सागर, इसी तरह इंग्लिश चैनल, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, बाल्टिक सी, हडसन की खाड़ी, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सामान्य से कम लवणता मिलती है। ऐसे क्षेत्रों में 20 से 30 पार्ट्स पर थाउजेंड तक सागरीय लवणता पाई जाती है। हमने आज महासागरीय जल में लवणता और लवणता के वितरण को निर्धारित करने वाले कारकों का अध्ययन किया। हम महासागरीय जल में लवणता का क्षैतिज और लंबवत वितरण अगले लेक्चर में करेंगे।